स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और एक्सपर्ट सदनदार पैनल। हमारे साथ मौजूद है संदीप वागले साहब, नितिन मुरारका जी, अम्बरीश बलिगा जी और किरण यादव जी। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है। अच्छी शुरुआत होगी ग्लोबली। देखिए अच्छा सेशन रहा है। ओवरनाइट यूएस में फिर से रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए। जेनेट येलेन ने कहा कि अगली पॉलिसी में जो मार्च में होने वाली है, हिंट दिया उन्होंने कि वहां पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। इसके चलते डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है। हालांकि 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर वो पहुंचा है, लेकिन भारतीय बाजार लगता है कि संकेत ले रहे हैं। हांगकांग से घंटे भर पहले 225 पॉइंट ऊपर था और अब आप देखिए 300 पॉइंट का जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जापान का बाजार भी मजबूत। तो यूएस की इकॉनमी सुधरेगी तो बाकी दुनिया भर की इकॉनमीज भी देखिए सुधरेंगी, ये संकेत मिल रहे हैं इस समय। और एसजीएक्स निफ्टी भी आज देखिए बेहतरीन ओपनिंग की शुरुआत दे रहा है। एक भी ऐसा बाजार नहीं है जो लाल निशान में आज ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो संकेत ग्लोबली बहुत ही बढ़िया है, ये आप कह सकते हैं। हमारी नजर होगी रुपए की ओपनिंग पर कुछ ही देर में और उन कंपनियों पर जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। डीएलएफ, हालांकि दिन के दौरान ये खबर आ गई थी कि रेंटल एसेट्स में स्टेक सेल नतीजों के साथ नहीं आने वाला है, लेकिन अम्बरीश इस खबर ने भी बहुत इंतजार करवाया है और अब संकेत मिल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो होने वाला है नहीं। डीएलएफ नंबर्स कमजोर आए, एचडीआईएल के नंबर्स भी कमजोर आए। दोनों शेयरों पर राय दीजिए। डीएलएफ में स्पेशली आफ्टर दिस नंबर्स श्योरली बिकवाली आएगी एंड अगेन एज कंपेयर टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग सम टाइम बैक, एफोर्डेबल हाउसिंग श्योरली डीएलएफ तो एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में नहीं है और काफी चल चुका है। आई मीन वी हैव सीन दैट इट हैज मूव्ड फ्रॉम दैट 110 115 100 रुपए के लेवल के नीचे कुछ ही पलों गया, उसके बाद फिर से देखिए अच्छा एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड लिमिटेड लग रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस रिजल्ट्स। आई थिंक द नेक्स्ट ट्रिगर वुड बी दैट बाय आउट ऑफ आई मीन द डिस्कशन व्हिच वी आर हैविंग। तो आई थिंक as and when that happens, possibly May, June, I think that is the time we could see that trigger. Okay, तो वो ट्रिगर यही है। नंबर्स एक तरफ है, लेकिन जब तक वो स्टेक सेल नहीं होता है ये डीएलएफ एक दायरे में फंसा रहेगा। क्योंकि हम रियल्टी काउंटर्स की बात करें, एचडीआईएल पर नितिन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि नतीजे देखिए बहुत ही निराशाजनक है। 60% की गिरावट देखने को मिली है। मुनाफे में 40 करोड़ पर आया, आय पर भी 112 करोड़ का ये आंकड़ा, जहां पर 300 करोड़ प्लस की आय थी पिछली बारी। और वायदे बाजार के बैंड से कल ही हटा है। आज फिर शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव होंगी, तो क्या फिर से स्लिप हो सकता है उसी तरफ? देखिए अनवाइंडिंग हो रही है। इनफैक्ट डीएलएफ, एचडीएल, आईबीरियल तीनों में अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस है। स्पेशली कॉल राइटिंग्स है। जैसे डीएलएफ की बात हुई उसमें 155 150 पे काफी कॉल राइटिंग है। एचडीआईएल में भी जो लग रहा है कि वो अभी 65 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर हमें रेजिस्टेंस 72 के आसपास दिख रहा है। करंट जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव है। बाय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो सेक्टर में जो लीडिंग है डीएलएफ, उसमें बहुत अच्छी पोजीशंस नहीं बन रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार ये नीचे की तरफ थोड़ा खिसकना चाहिए। 65 का जो सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट कर सकता है और ऊपर 70 का एक रेसिस्टेंस की तरह आप उसको स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन में रख सकते हैं। ओके, प्री ओपनिंग सेशन देखिए अब शुरू हो चुका है और दिख रहा है कि थोड़ी कमजोरी भरी शुरुआत होने वाली है। 17 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। टाटा मोटर इस स्टॉक पर नजर रहेगी। आज खुलते ही लग रहा है ये इतना नीचे तो नहीं खुलेगा, लेकिन इस समय फ्री ट्रेड यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। 9:07 पर ज्यादा सही तस्वीर हमारे सामने आएगी, लेकिन टाटा मोटर्स और उसका डीवीआर आज फोकस में साफ तौर पर रहने वाला है। इन्फोसिस का स्टॉक भी फोकस में रहेगा। अब देखिए फाउंडर्स और मैनेजमेंट के बीच में अभी भी डेडलॉक बरकरार है और अब समझ में आ रहा है, ब्रोकरेज हाउसेज ये कह रहे हैं कि लगता नहीं कि अब एग्रेसिवली कोई बड़ा बाय आउट होता हुआ नजर आए। तो इन्फोसिस के स्टॉक को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस पर भी बात होगी। लेकिन जिन कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं उस पर नजर होगी। वोल्टास, मॉयल, जैन इरिगेशन, जेएसपीएल के नंबर्स अच्छे आए तो इन स्टॉक्स पर नजर होगी। खुलने के साथ साथ ही सन फार्मा, स्पाइस जेट, डीएलएफ, एचडीआईएल, इनके नंबर्स ने निराश किया है तो इन स्टॉक्स पर नजर होगी। गेल ये एक ऐसा स्टॉक है जो किरण को भी पसंद है, नितिन जी को भी पसंद है। आप देखिए वागले साहब भी कह रहे हैं यहां पर आपको तेजी करनी चाहिए, तो ये एक आज का कंसेंसस बाय है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं इन्फोसिस की। बताइए सर अम्बरीश, क्या करना चाहिए इन्फोसिस में? लोग कह रहे हैं कि अब जो एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे थे विशाल सिक्का साहब, उसके ऊपर एक ब्रेक जरूर लगेंगे, क्योंकि एक एक्विजिशन किया उसी के ऊपर बड़े बड़े सवाल हो गए और इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इतने बड़ी बातचीत के बाद भी मामला अभी सुलझा नहीं है। इन्फोसिस इस अनिश्चितता में खरीदने का मौका है और मौका है तो कौन से स्तरों पर? अगेन मुझे लगता है कि दिस इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म पिक। नेक्स्ट 4-5 महीने में तो मूवमेंट आने वाला नहीं है।
So I think one should do an SIP only. All right. Which I've been again saying for the last 4-5 months कि SIP करना चाहिए इसमें. And I think since there'll be a buyback, उसके कारण I think the downside would be quite limited. और यदि buyback होता है decent levels पे, say if you're talking of about 1,080-1,100 के आसपास होता है, then we can see some upside. But then again I think one should look at it from the next 12 to 18 months point of view. राहुल साहब चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? हेमंत, बॉटम तो बन चुका है 900 पे. ओके. 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले. लेकिन अपसाइड मुझे लगता है 1050, 1060. ये मैं थोड़ा सा लंबा व्यू दे रहा हूँ क्योंकि इन्फोसिस भी मुझे नहीं लगता है एक ट्रेडिंग स्टॉक है. एक इसमें पोजिशनल व्यू ही लेना पड़ेगा. एक आध महीने में मुझे लगता है 1050, 1060 का अपर कैप है. ओके, ये फिलहाल रहा है इन्फोसिस पर कि धीरे धीरे करके आप पोजीशन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक बाय बनता है. कुछ और काउंटर्स जो आज नंबर्स के लिहाज से रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे. मिड कैप कंपनियों में ढेरों नतीजे आए हैं. धनलक्ष्मी बैंक पर इनफैक्ट अमरीश आपकी मैं राय लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए लॉस जो है वो काफी कम हुआ है. सिर्फ 8 करोड़ का आया है जहां पर पिछली बार ये 55 करोड़ का था. थोड़ा सा टर्न अराउंड की ओर इशारा है क्या इसमें? क्या इस पर आपकी नजरें रहेंगी? इनफैक्ट मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट अगेन बैंक्स लाइक धनलक्ष्मी आई थिंक द ओनली ट्रिगर वुड बी कंसोलिडेशन. जी, जैसे कि हम लोगों ने आईजी में देखा था विच गॉट मर्ज इनटू कोटक. उस टाइप का वी कुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 1 year to 2 years. चलिए, कंसोलिडेशन होगा तभी इस कंपनी बैंक का भला होगा. लेकिन इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, ये है आज का एक्सीडेंट. और इस स्टॉक ने पोलैरिस से अलग होने के बाद अमरीश खराब प्रदर्शन लगातार दिखाया है. 52 वीक्स लो पर देखिए राकेश झुंझुनवाला ने कल शेयर बेचकर निकले हैं. 42 लाख शेयर उन्होंने बेचे 120 के भाव पर और आज खुलते ही नया 52 वीक लो बनाने की तैयारी में. इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, जो लोग फंसे हैं क्या निकल जाना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? मैं तो ट्रैक नहीं करता हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू. तो एक बार चार्ट पूछ लेते हैं. हालांकि ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं होगी लेकिन जितनी है कितने कमजोर है ये बताइए बागले साहब. कल जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है हेमंत, मैं समझता हूँ ये 100 या सब 100 भी जा सकता है और कोई भी मूव आ सकती है. मतलब तो हल्की सी अपसाइड मुझे नहीं लगती 130 के ऊपर ले जाएगी. तो आप 90 का टारगेट पकड़ के चले और 10 रुपए ऊपर से उससे ऊपर नहीं जाना है. ओके, तो 90 का टारगेट आज देखिए 99-50 के आसपास शुरुआत होने के आसार है. राकेश झुंझुनवाला ने यहां पर कल काफी हिस्सेदारी बेची है. लेकिन देख लेते हैं आज स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने कैसी टीम खड़ी की और क्या है उनके आज के पसंदीदा शेयर. आपकी स्क्रीन पर उसका पूरा रिकैप. मेन सिलेक्टर्स की टीम जो बनाई है उस पर नजर डालिए. जैन इरिगेशन के अच्छे नंबर्स के दम पर जैन इरिगेशन का डीवीआर भी दौड़ेगा और जैन इरिगेशन में भी तेजी आज देखने को मिलेगी. एफटेक, आईआईएफएल होल्डिंग, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, नोसिल, ये तमाम ऐसी 4 कंपनियां हैं जिन्होंने कल ही, बाजार ठंडा था लेकिन इन्होंने 52 वीक हाइज बनाए. इस तरह के दमदार शेयरों के ऊपर रखे नजर. नोसिल में भी तेजी देखने को मिल सकती है. रबड़ केमिकल से जुड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं और इसने भी कल 52 वीक हाइज को छुआ है. सोमैन लॉजिस्टिक्स को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि लॉजिस्टिक्स और जीएसटी को लेकर फोकस है सिलेक्टर्स का. और आप देखिए एक अहम बैठक अगले कुछ दिनों में होने वाली है जीएसटी के मामले पर और आगे बात बढ़ेगी तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी. और 2 डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां बीईएल और वालचंद नगर, इस पर भी रखिए नजर. आज डिफेंस एज सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है. थॉमस कुक भी अच्छे नंबर्स आए, घाटे से मुनाफे में आए तो ये शेयर में भी आज रैली देखने को मिलेगी. मेरी टीम पर डाली यहाँ पे 2 स्टॉक शॉर्ट्स वाले हैं, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर, क्योंकि नतीजे काफी कमजोर हैं. सीएलएसए रिपोर्ट के बाद लगता है थोड़ा बिकवाली होगी लेकिन अच्छे नतीजों की भरमार है. सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स देखिए आप, विवीमेड लैब देखिए आप, इन्फिनिट कंप्यूटर, वोल्टास, ये सारे स्टॉक हैं जिन्होंने जबरदस्त नतीजे पेश किए. रुचि सोया, पतंजलि का इनका टाई अप हो चुका है 3 साल के लिए, वो भी एक अच्छी खबर है. आरसे इंडस्ट्रीज एक छोटी कंपनी लेकिन इसने भी नतीजे बहुत बेहतरीन पेश किए हैं. और आशियाना हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनी है, नतीजे बहुत ही शानदार हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी बढ़िया रहेंगे. मॉइल, इसके नतीजे तो वाकई मतलब चौंकाने वाले थे कि जिस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ. मार्जिन 100% बढ़ता हुआ दिखा है, मुनाफा और आमदनी दोनों बढ़ते हुए दिखे. तो मुझे लगता है कि चूंकि मेटल सेक्टर पूरा जो है यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है उसमें, तो मॉइल को भी फायदा होगा. खरीदारी इसलिए यहाँ पे भी होगी. ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखिए और देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड अब सेटल होता हुआ और
बाजार ऊपर नहीं जा रहा है। आज प्री ओपनिंग सेशन में भी देखिए 15 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सारे संकेत देखिए मजबूत हैं, लेकिन एक ही संकेत डॉलर इंडेक्स का, ये शायद हमें सताए। और हम कह भी रहे थे, देखिए जेनेट येलन ने जिस तरह से कह दिया है कि मार्च में ब्याज दरें बढ़ेंगी, वहां पर इसके चलते 3 हफ्तों के हाईस पर है डॉलर, और डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर निकला तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो फिलहाल ठंडा कारोबार होगा, लेकिन जिन स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना देखिए 7-8% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। टाटा मोटर्स करीब 7% नीचे खुलेगा। आज प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं। तो कल की बड़ी गिरावट के बाद करीब 7.5% की गिरावट के बाद आज फिर 7% टूटने के लिए ये शेयर तैयार हो रहा है। गीतांजलि जेम्स के नंबर्स काफी कमजोर है। ज्वेलरी सेक्टर सबने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, खाली गीतांजलि जेम्स और पीसी ज्वेलर्स के नंबर्स कमजोर हैं, प्रिज्म के नंबर्स कमजोर हैं। लिबर्टी शूज, पराग मिल्क, HDIL, यूनिटेक, आशापुरा, तो कहते हैं ना आखिरी में बैक बेंचर्स के जो नतीजे आते हैं हर्षदा वो कमजोर आते हैं। अब देखिए रोल्टा, MTNL और एमटेक और मेटलिस फोर्जिंग इस ग्रुप से तो अपेक्षा ही काफी कम है, इनके नंबर्स भी कमजोर। हालांकि हमने देखा है JMT ऑटो, एक और ऑटो एंसिलरी जहां पर काफी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो वो रेडार पर रहना चाहिए तेजी के लिहाज से। और इधर भी NFL एक स्टॉक था जहां पर लगातार काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों में, और इसके नतीजे भी स्ट्रॉन्गर साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं। इस पर बताइए किरण, अब क्या आउटलुक बन रहा है, क्योंकि मैंने तिमाही नंबर्स देखे, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, क्या और एक्शन आएगा या फिर शायद पचा लिया है मूव बाजार ने पहले ही? NFL के बारे में बात कर रहे हैं हम जी। अच्छा, NFL पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आना चाहिए। ट्रेंड वैसे बहुत पॉजिटिव है, पर हम ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। 32 से लेकर 70 तक एक वर्टिकल रैली हमने 1.5 महीने में देखी है। तो इतने वर्टिकल रैली के बाद अगर नए सिरे से बाय करना है तो दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। पर थोड़ा सा करेक्टिव रैली आती है करीबन 55 to 60 के करीब, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म कर देगा। जो रैली हमने देखी थी करीबन 30 रुपए से 70 रुपए तक, तो उसका जो सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन अगर खत्म होता है और उधर अगर सपोर्ट लेता है तो उधर मैं बाय करने की सलाह दूंगा, अभी के लिए नहीं। और जिनके पास है उनके लिए होल्ड की सलाह होगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 का लेवल रहेगा। ओके, तो ये रहा है NFL पर अच्छे नंबर्स आए, लेकिन कल देखिए 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छूने के बाद इस स्टॉक में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। ITDC के नंबर्स भी अच्छे थे, आशियाना हाउसिंग, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स, विविमेड और थॉमस कुक के नंबर्स भी बेहतरीन आए थे। थॉमस कुक के चार्ट भी देखकर बताइए किरण, ये कैसा लगता है आपको? थॉमस कुक मुझे लगता है कि होल्ड वाली बात है। हमने इसमें कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी दोपहर के बाद, पर वॉल्यूम बिल्कुल एब्सेंट थे, तो मुझे नहीं लगता कि इधर से कोई खराब मूव आनी चाहिए। अगर बाय करना है तो एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 199-200 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब एक फ्रेश बाय चार्ट पे दिखाई देगा, और टारगेट के लिए 213 से लेके 219 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 200 के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 196 का, यानी 3-4 रुपए का रिस्क है और अच्छे खासे रिवॉर्ड दिखाई देते हैं, तो 200 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी। 200 के ऊपर निकले तो वो शेयर आप खरीदें। नंबर्स इस बारी थॉमस कुक के अच्छे थे, उसके ठीक विपरीत कॉक्सिन किंग्स में हमने देखा है इनकम में दबाव, मार्जिन्स भी थोड़े से फ्लैट होते हुए 7.2% के आसपास, तो ये 2 स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। लेकिन कल आपको याद होगा हम पहले गेल की बात कर रहे थे, और वागिर साहब मैं आपकी राय लेना चाहूंगी और 2 दिग्गज ऑयल कंपनियों पर, ONGC, केन, क्योंकि वहां पर भी निचले लेवल्स पर काफी ट्रैक्शन आया है। क्या ये आज भी थोड़ी सी एक्टिव रह सकते हैं स्टॉक्स? हर्षदा, बाउंस बैक तो लगता है ONGC में। एक्चुअली ONGC 200 के नीचे आना नहीं चाहिए था, तो शॉर्ट टर्म वीकनेस बना था पिछले 4 दिनों से, बट आज जिस तरह से कल जिस तरह से पैटर्न उभर कर आ रहा है, मुझे लगता है 203-204 तक अप मूव आ सकती है। ओके, और देखिए ठंडी शुरुआत होने वाली है। एक फ्रेश व्यू लेना चाहूंगा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के DVR पर। बताइए अमरीश जी, ये तो 450 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा है, अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करने देंगे आज से? नो, आई थिंक आई विल बाय एटलीस्ट 1 लॉट एट दीज लेवल्स, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि हम लोग 425-430 भी देखें, बट देन यू रियली कांट बाय एट द बॉटम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो इस लेवल पे लेना चाहिए, बिकॉज वी शुड रिमेंबर दैट जस्ट अ फ्यू डेज बैक ये स्टॉक करीब 550 के आसपास था। ठीक बात है, आज 450 में यदि मिल रहा है, आई थिंक इट्स प्रूडेंट टू स्टार्ट बाइंग।
ओके, तो ये रेडार रहेगा, ये रेडार पर डेफिनेटली रहेगा शेयर। कुछ और काउंटर्स में अदानी पोर्ट पर ब्रोकरेजेस थोड़े से पॉजिटिव है, लेकिन नंबर्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं रहा। कल स्टॉक काफी ठंडा था। अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर हमने देखा है कुछ हल्की सी बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट 340 करोड़ का मुनाफा आया है। किरण बताइए फटाफट, एंटरप्राइजेज 1% ऊपर खुलने के आसार तो दिख रहा है, लेकिन क्या लेवल आगे एक्टिव रह सकता है इसके लिए? अदानी एंटरप्राइजेज में 90 रुपीज का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर ही रहता है तो एक पुल बैक रैली वापस एक बार इस स्टॉक को 94 के करीब ले जा सकती है आज के ट्रेडिंग सत्र में। और 94-95 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो 3 डिजिट फिगर आपको छूते हुए ये स्टॉक देखने को मिल सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पर अगर 90 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जहां पे आपको 85-86 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, ये रहा अडानी एंटरप्राइजेस पर। लेकिन आप देखिए सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इसके अलावा एसबीआई में तेजी देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूत है। तो कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और उससे पहले देखिए आज बैंकिंग स्टॉक्स दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसबीआई में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। कोटक भी मजबूत है। नितिन, आपने येस बैंक की बात कही थी, ये बताइए येस बैंक तो वापस से क्यूआईपी के जब इन्होंने बात कही थी उसके ऊपर पहुंच गया है। क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये शेयर आपको अच्छा लगता ही है, लेकिन पीएसयूज में भी कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, इनफैक्ट हेमंत, मुझे लगता है पीएसयू थोड़ा सा वीक है। पीएसयू में शॉर्ट पोजीशन भी काफी बनी है, बट प्राइवेट में जो भी हेवी वेट हैं, जैसे कि आप आईसीआईसीआई बैंक जिसका बैंक निफ्टी में 13% वेटेज है, उसमें थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। एचडीएफसी बैंक जिसका करीब 27% वेटेज है बैंक निफ्टी में, वहां पे भी पॉजिटिव मूव बनने की संभावना लग रही है। यस बैंक जैसे मैंने डिस्कस किया जिसका वेटेज 5% है, और इसके अलावा कोटक बैंक और यस बैंक, इनमें भी लग रहा है कि चार्ट्स और डेटा देख के पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। ये जो सारे स्टॉक्स हैं इनको मिला के करीब 65% वेटेज बैंक निफ्टी की बनती है। ठीक बात है। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जानी चाहिए, और करीब आपको यहां से 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। और वोल्टास पर भी व्यू बताइए नितिन, यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस पहले बनी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो थे अच्छे नंबर्स आएंगे। आज प्री ओपनिंग ट्रेड्स में भी ये समझ में आ रहा है कि मजबूती के साथ खुलने वाला है। क्या और ऊपर जाएगा या मुनाफा वसूल लेना चाहिए? देखिए, वोल्टास जो एक्सपायरी हुई थी 25 तारीख को, उसके बाद से कंटिन्यूअस एक्सपायरी वाला दिन जो लो प्राइस था उसके आसपास भी स्टॉक नहीं आया, और कंटिन्यूअस हम लोग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस इसमें बाइंग है, और वो लॉन्ग रोल ओवर्स भी हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर करीब 375 के आसपास मूव करना चाहिए, 375-380। यहाँ पे ऊपर खुलेगा स्टॉक करीब 3%। आप इसका स्टॉप लॉस 345 का रखें, फ्रेश बाय कर सकते हैं। 375 के टारगेट। देखिए, खुलते हुए 8 पॉइंट नीचे निफ्टी ने शुरुआत करी है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट खुला है, लेकिन एक्शन नतीजे वाले शेयरों पर है। सबसे पहले देखना होगा आपको टाटा मोटर्स पर 6-6.5% नीचे खुला है टाटा मोटर्स, और डीवीआर भी देखिए इतना ही कमजोरी के साथ खुला है। सन फार्मा भी कमजोर नंबर्स के बाद आज सुस्ताता हुआ 0.5% की नरमी के साथ इसने शुरुआत कर दी है। इंडसइंड बैंक, येस बैंक में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मारुति एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन तेजी में क्या है, आईटीसी देखिए, ये वो हैवी वेट है जो बाजार को आज सुधारने की काम कर रहा है, और इसीलिए निफ्टी देखिए हरे निशान में जाता हुआ। एलएनटी में खरीदारी देखने को मिल रही है। टीसीएस, ओएनजीसी, एचडीएफसी, ये कुछ और ऐसे हैवी वेट हैं जो बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। अच्छे नतीजों के दम पर मॉयल में तेजी देखने को मिल रही है। थॉमस कुक के नंबर्स अच्छे आए। एनएफएल, आईटीडीसी, विविमिड लैब्स, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए, और आप देखिए मजबूती के साथ इन्होंने शुरुआत करी है आज के दिन। लेकिन कमजोर नंबर्स के दम पर देखिए, गीतांजलि जेम्स में 5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। एचडीआईएल के नंबर्स कमजोर, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ ही नहीं, देखिए एचडीआईएल भी आज दबाव के साथ कारोबार करता हुआ। एनएफएल एक अच्छी तेजी के बाद यहां पर भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई। तो मोटा मोटा अर्निंग्स के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, लेकिन निफ्टी को ऊपर खींचने का काम आईटीसी ने आज उठाया। देखिए 8800 के ऊपर पहुंचा निफ्टी। जी हाँ, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये फिलहाल काउंटर्स हैं जो बाजार को निचले लेवल से सहारा दे रहे। टीसीएस और ओएनजीसी की हम बात कर रहे थे, बाजार खुलने से पहले वहां पर भी कुछ खरीदारी आई है, लेकिन बड़ा जो एक्शन है वो मिड कैप इंडेक्स में आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक आ रहा है। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद ये इंडेक्स हल्की सी बढ़त दिखाने में कामयाब। कुछ स्टॉक्स आपके रेडार पर लेकर आएंगे जहां पर हम देख रहे हैं नंबर्स का
इफेक्ट है। आशियाना हाउसिंग ये तिमाही अच्छी रही तो स्टॉक 7% ऊपर। वीवीमेड जैसे हेमंत अभी बता रहे थे एक अच्छा क्वार्टर, 7 से 8% की तेजी मॉइल रेडार पर है। जेएसपीएल के लिए हमने देखा है जो लॉस है वो काफी कम हुआ है, मार्जिन में काफी तगड़ा इंप्रूवमेंट, और वो स्टॉक भी एक अच्छी छलांग लगाता हुआ करीब 3% ऊपर। और वायदे कारोबार में भी हमने देखा है काफी एक्टिवली ट्रेडेड है। अदानी एंटरप्राइजेस की तिमाही अच्छी थी तो इस स्टॉक में तेजी करीब 2% ऊपर खुला है, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन खुलते ही। जेएमटी ऑटो एंसिलरी कंपनी 3% की तेजी दिखा रही है क्योंकि तिमाही नतीजे स्मार्ट थे, अच्छे थे। वोल्टास में भी खरीदारी हो रही है, करीब 1.5% का इजाफा। जैन इरिगेशन के लिए तिमाही कुछ पॉजिटिव आती हुई और इस स्टॉक में भी हमने देखा है खरीदारी का ही कॉल लिया है लोगों ने। तो ये फिलहाल वो तेजी वाले काउंटर्स हैं। स्पाइस जेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि 7 क्वार्टर्स के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद इस बारी दबाव में है कंपनी और 1% की गिरावट उस स्टॉक में देखने को मिल रही है। हमने आपको बताया था कि इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में दबाव देखने को मिलेगा। 9% नीचे है काउंटर। राकेश झुनझुनवाला ने यहां पर हिस्सेदारी बेची है, अब 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। पीसी ज्वेलर एक वीक विकेट पर। कोहिनूर फूड्स खराब नतीजे। कॉक्सिन किंग्स नंबर्स खराब तो यहां पर दबाव। डीएलएफ करीब 3% नीचे। प्रिज्म सीमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है इस तिमाही में तो ये काउंटर भी मार खा रहा है। और पराग मिल्क के लिए भी ये तिमाही खराब रही है, एक लॉस आया है करीब 3 करोड़ का और यही वजह है कि स्टॉक भी 13% टूटता हुआ, हालांकि यहां पर वॉल्यूम कम रहते हैं। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर एक नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है क्लियरली बाजार के ओर से। नंबर्स देखने के बाद एमटेक ऑटो, मेटालिस्ट फोर्जिंग्स यहां पर भी कमजोर तिमाही रही है तो दबाव देखा गया है। धनलक्ष्मी बैंक भले ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर हो लेकिन स्टॉक पर कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल चाल, लेकिन एक पॉजिटिव यही है कि मिड कैप्स में निचले लेवल से खरीदारी फिर शुरू हो रही है। बिल्कुल, तो स्टेबल है मार्केट, कमजोर खुले देखिए तुरंत रिकवर करा मार्केट ने, ये इस बाजार की खूबसूरती है। और आप देखिए कुछ स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेस में अच्छी तेजी, आईजीएल ये एक और ऐसा स्टॉक है नितिन जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मर रहा है। नंबर्स भी इसने अच्छे प्रदर्शन दिखाए हैं और आज भी देखिए खुलते ही यहां पर कुछ तेजी होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे और ये क्या और ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑयल एंड गैस स्पेस काफी फोकस। बिल्कुल हेमंत, ये ऊपर जाना चाहिए करंट रेट से भी। एज अ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, मुझे लगता है कि 1030 का स्टॉप लॉस लगा के इसी रेट पे लेना चाहिए। टारगेट आपको 1060, 1065 तक के मिल सकते हैं क्योंकि 3 दिन के डाउनफॉल के बाद वापस स्टॉक में रिकवरी है और पूरा एक्सपायरी में रोलओवर्स पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप है, हर फॉल पे ओआई एडिशन हुआ है, वो इंडिकेट करता है कि इसमें हर फॉल पे बाइंग हुई है। तो मैं समझता हूं 1060, 1065 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और अगर आप पूरी एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो 1075, 1080 तक के भी टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल आईजीएल पर कॉल जहां पर हमने देखा एक बहुत ही स्मार्ट ओपनिंग देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा मोटर्स, इस पर एक बार फिर राय ले लेते हैं हमारे जानकारों से। मुझे याद है कल बाजार बंद होते होते टाटा मोटर्स के डीवीआर पर 280 का कॉल रजत बोस ने दिया था, 274 पर आया है, 8% नीचे। टाटा मोटर्स भी खुद 8% की गिरावट दिखाता हुआ 443 के लेवल्स। किरण, अब भी शॉर्ट किया जाए? नहीं अर्षदा जी, अभी लास्ट 5-7 रुपए रह गए, उससे नीचे हम जाते हुए नहीं देख रहे और बहुत ज्यादा गिरावट आ गई बहुत कम दिनों में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 435 से लेकर 430 तक है, तो इन लेवल्स पे शॉर्ट करना बराबर बात नहीं रहेगी। हाँ, पुल बैक पे क्या करना चाहिए वो देखना पड़ेगा, पर अगर आज के सत्र में 450 के ऊपर चलता है तो मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। शायद ये 465 तक जाने की संभावना बन जाती है, पर वो 450 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा वॉल्यूम्स की ओर देखना पड़ेगा, बाकी इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, तभी 450 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो 450 देखिए प्रकाश दीवान भी कह रहे थे 450 के आसपास ये अच्छा बाय हो जाएगा और हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद अब यहां पर खरीदारी के मौके आपको तलाशने शुरू कर देने चाहिए। बॉटम तो आप नहीं पकड़ सकते देखिए, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पर ये शेयर आता हुआ कल 7.5% टूटा, आज 8-9% टूट चुका है, तो 15% के आसपास की कमजोरी टाटा मोटर्स जैसे शेयर में अगर आपको देखने को मिले तो अच्छे लेवल्स होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक अच्छा शेयर आज नजर आ रहा है। लेकिन हमारी नजर आज इसरो पर भी है, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में
एक ऐसा मिसाइल दागी जाएगी भारत द्वारा जहां पर 104 सैटेलाइट जारी करेंगे। तो PSLV ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश जरूर है। पिछले सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स आता हुआ, और इस पर नजरें बनी रहेंगी कि 104 सैटेलाइट्स है इस पर्टिकुलर PSLV पर जो आज लॉन्च किया जाएगा इसरो से, और वहां से तमाम अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो ये भी रेडार पर रहेगा, ये इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर एक बार चेक ले लेते हैं। ITC में मैं देख रही हूँ पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी हो रही है। आज फिर 273 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्योंकि बाजार एक टाइट रेंज में है। क्या अमरीश वो वजह है कि ITC थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा है, लोग सेफर हेवन की तलाश में इन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं? नहीं, ITC में आई थिंक वन ऑफ द ट्रिगर्स वाज इन बजट, क्योंकि ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं था सिगरेट्स के लिए, एंड आई मीन इट हैज स्टार्टेड मूविंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, करीब आई मीन इट वाज इन द रीजन ऑफ 220-225, तो मुझे लगता है कि इट कैन मूव मोर टुवर्ड्स दैट 290-300 लेवल्स ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली कपल ऑफ वीक्स। ओके, तो ITC आज एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाते हैं हम आपको, तब आपको बताएंगे कि ITC का महत्व क्या है। आज बाजार जो इन स्तरों पर टिका हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दरअसल ITC का ही होना चाहिए, और वो आपके सामने तस्वीर लाएंगे, प्लेट लाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, देखिए 7 पॉइंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ITC ही इकलौता कर रहा है, और HDFC, L&T, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। तो नीचे खींचने का काम कौन से कर रहे हैं? जी हाँ, टाटा मोटर्स नो ब्रेनर है। सन फार्मा के कमजोर नतीजे, टाटा मोटर्स का DVR भी टाटा मोटर्स के चलते ठंडा है, और HDFC बैंक भी कमजोर है। इस नोट पर एक ब्रेक लेने का समय है, लेकिन बाजार में देखिए जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हर्षदा भरपूर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और मिड कैप्स में ही पूरी हरकत है, भले ही वो इंडेक्स थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो एक दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। हेमंत, जो स्पेशली वायदे बाजार के लिहाज से काफी एक्टिव दिख रहे हैं, इसमें देखिए वोल्टास अब 4% का ओपन इंटरेस्ट ऐड करता हुआ 1% ऊपर है। 345 पर अगर कोई लेता है वागले साहब, आगे क्या लेवल? नहीं, ऊपर में मुझे नहीं लगता ये सस्टेन होगा। ठीक है, 350 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा, इसमें बेसिकली मार्केट व्यू थोड़ा सा मेरे को करेक्टिव लगता है, तो उस लिहाज से मैं FNO में बाय करने की इमीडिएटली तो बात नहीं करूंगा, और वोल्टास में कोई ऐसा एक्सेप्शनल पैटर्न नहीं है। तो सर ये बताइए, PC ज्वेलर्स के शॉर्ट करेंगे? भर भर के लोगों ने तेजी की पोजीशंस बनाई थी ये सोचते हुए कि टाइटन के नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन PC ज्वेलर्स ने तो निराश किया है, नंबर्स काफी कमजोर आए हैं। बेचना चाहिए और नीचे जा सकता है दिन के दौरान क्या? और नीचे बिल्कुल जा सकता है हेमंत। एक अहम लेवल जो 368 का है वो ब्रेक हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम लंबाई ऑलरेडी 359 पहुंच चुके हैं। 368 के जितने नजदीक बेचते थे वो अच्छा था, लेकिन पोजिशनल व्यू के तौर पे कल और परसों तक मुझे लगता है ये 345 तक जा सकता है। नितिन, शॉर्ट की पोजीशन तो HDIL में भी दिख रही है, बताइए अब 6635 पर अभी भी क्या मौका है बेचने का, क्योंकि नंबर से तो निराश है बाजार? देखिए, कम से कम बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ओवरऑल डाटा वीक है, चार्ट्स वीक है, बट मेरा जो व्यू है कि मार्केट में अपसाइड आना चाहिए, और उसको देखते हुए सामने एक्सपायरी है, तो जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें कवरिंग भी कभी भी इन स्टॉक्स में मिल सकती है। तो ओवरऑल इंडेक्स में डेटा काफी पॉजिटिव मिल रहा है, तो मैं शॉर्ट से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, और जहां पे बाइंग आ रही है या फिर डेटा पॉजिटिव आ रहा है वहां पे बाई करके चल रहे हैं। जैसे आप देखिए IGL में अभी 7-8 रुपए की तेजी आई, ICICI बैंक है जिसमें तेजी आने का लग रहा है क्योंकि वो इंडेक्स का हेवी वेट है। वहीं आप ITC में आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो SDL मेरे ख्याल से वीक है, बाइंग अवॉइड कीजिए, बट शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। और सन फार्मा, नितिन, क्या ये शॉर्ट ट्रेड बनता है? क्योंकि आप देखिए इसके लिए कोई राहत की बात आई नहीं है ना नतीजों में, अभी भी जो खबरें आ रही हैं एजेंसीज पे वो खराब आ रही हैं। फाइजर ने माइक्रो लैब्स और सन फार्मा को के खिलाफ एक याचिका दाखिल करी है, उनको सू किया है। सन फार्मा में पोजीशंस किस तरह की बनी है और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? क्या इसे शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, पूरे फार्मा स्पेस में शॉर्टिंग हो रही है, और सन फार्मा में भी अनवाइंडिंग है, शॉर्ट पोजीशन है, और लग रहा है कि सन फार्मा में वीकनेस और बढ़ेगी, और सन फार्मा में आप शॉर्ट कर सकते हैं करीब 610 के टारगेट के लिए। मगर अगर फार्मा में मुझे स्टॉक पिक करना हो डेटा के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन अभी तक एक्सपायरी के बाद ल्यूपिन में बनी है, करीब 78% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है एक्सपायरी के बाद। उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा आता है, और फिर सन फार्मा में करीब 10% ही OI एडिशन है। तो अगर मुझे शॉर्ट लेना हो फार्मा में तो ल्यूपिन सबसे
सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आपको अरविंदो फार्मा आता है। हाँ, ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे फार्मा स्टॉक्स के डाउन है, क्योंकि रोलोवर्स भी जो 25 तारीख को हुए थे वो नेगेटिव साइड के थे और उसके बाद से पूरा शॉर्ट पोजीशन बनी है। अमरीश, अदानी ग्रुप पर आपकी राय, स्पेशली अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में आज एक्शन है, लेकिन ये स्टॉक्स थोड़े से ठंडे पड़े हैं पिछले कुछ महीनों में। तो क्या मौका दिख रहा है एग्जिट करने का इनमें से अब? हाँ, मुझे तो लगता है कि एग्जिट करना चाहिए। आई मीन एटलीस्ट 40-50% ऑफ योर होल्डिंग्स इन दिस ग्रुप आई थिंक शुड बी एग्जिटेड, क्योंकि काफी चल चुका है। एंड देन लास्ट कपल ऑफ डेज वी हैव सीन दैट मोरलेस कंसोलिडेशन होके थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक वन शुड बी आई एम पॉसिबली एग्जिटिंग अबाउट 50%। ओके, और आईजीएल पर देखिए रखिए नजर, नितिन कह रहे थे। नितिन, एक बार फिर से अपना टारगेट बताइए, क्योंकि एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर तो यही है, और आज भी ऑयल एंड गैस शेयर देखिए मजबूत है। ओएनजीसी में तेजी देखने को मिल रही है दूसरे दिन लगातार। आईजीएल में एक बार अपने टारगेट्स बताइए, क्योंकि देखिए ये शेयर वन वे चल रहा है। देखिए, डिस्कस करने के बाद ऑलरेडी 12-13 रुपए की तो तेजी आ गई। इनफैक्ट जो इमीडिएट रेसिस्टेंस आ रहा है वो 1065-1070 के आसपास आ रहा है, बट इसका काफी अच्छा ब्रेकआउट है। ये धीरे धीरे 1100 की तरफ मूव कर जाना चाहिए। आज का अगर आप टारगेट ले तो हो सकता है कि 1065-1070 की रेंज में आ सकता है, उससे ऊपर भी निकल सकता है। चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। आप 1100 का टारगेट, और अगर आप इस रेट पे भी लेते हैं, अगर आपसे छूट गया करंट रेट पे भी आपको लेना है, तो 1040 का स्टॉप लॉस बनेगा और 1100 का टारगेट बनेगा। अच्छा, ये जो सेक्टर है वो, चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर इसरो ने लॉन्च कर दिया है वो सैटेलाइट, और अब ये इतिहास बन चुका है। जी हाँ, भारत ने एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इस रॉकेट के द्वारा, और ये वो सीधी तस्वीर है। बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। और अब देखिए श्रीहरिकोटा से इसे अभी अभी दागा गया है, और हम आपको कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि इसके साथ इस लॉन्च के साथ साथ भारत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। तो बहुत ही शानदार खबर। जी हाँ, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर इसके सक्सेस रेशियो पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि जो पर्सनल बेस्ट था इसरो का वो करीब 20 सैटेलाइट्स का था हेमंत 1 गो पर। आज लेकिन 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, और याद रखिए हमने रशिया को भी बीट किया है, क्योंकि रशिया स्पेस मिशंस में काफी एक्टिव रहा है, और उन्होंने 2014 में करीब 37 सैटेलाइट्स एक ही मिशन में लॉन्च की थी, और हमने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं इस पर्टिकुलर मिशन में। तो एक रिकॉर्ड मिशन है इसरो के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमने देखा है लॉन्च टाइम के सीधे साथ ही इसरो के वो तमाम इंजीनियर्स अब आपकी स्क्रीन पर उस लॉन्च का जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया दिन, एक अचीवमेंट है इसरो के लिए, भारत के लिए आज। बिल्कुल, और भारत जिस तरह से देखिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स हासिल कर रहा है, तो हम भारतवासियों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती है। अमरीश, आज हम कह रहे थे कि देखिए डिफेंस के क्षेत्र में भी सरकार ने जो काम किया है, और सरकार की जो कोशिश रही है एफडीआई को भारत में लाने के लिए, डिफेंस का कोई शेयर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आज इसके चलते डिफेंस के स्टॉक्स भी देखिए थोड़ा बहुत हरकत में। तो मुझे लगता है कि जो पीएसयू क्षेत्र है वहां पे आई थिंक माय बेस्ट पिक एज फार दिस इज कंसर्न्ड इज बीईएल। एब्सोल्युटली, ऑलराइट। एंड अगेन ज्यादा चला नहीं है, इट्स बीन होल्डिंग अराउंड दीज लेवल्स फॉर अ व्हाइल। तो मुझे लगता है कि इवन द करंट प्राइसेस could be looked at by। और इस तरह के जो बड़े मिशन होते हैं उसमें सरकारी कंपनियां ही दरअसल भाग लेती हैं। हेमंत, एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं सरकारी कंपनियां, लेकिन जो 104 सैटेलाइट्स है उसमें से 88 सैटेलाइट्स एक यूएस कंपनी प्लैनेट की हैं, जो लार्जली भारत प्लैनेट के पूरे अर्थ के आसपास घूमेगा और इमेजरी पर उनका फोकस रहेगा, कई पिक्चर्स लेने वाले हैं। और लॉन्च पैड इसरो का है। जब आप कह रहे हैं कि स्पेस एक्स इलॉन मस्क तैयार कर रहे हैं और नासा जैसे बड़े कॉम्पिटिटर सामने हैं, इसरो के साथ इनफैक्ट प्लैनेट ने वो करार किया, और 88 जो सैटेलाइट्स हैं उन 104 में से वो एक यूएस कंपनी की है, यूएस स्पेस कंपनी है प्लैनेट उनकी। तो ये फिलहाल कुछ ट्रिविया इस पर्टिकुलर बड़े लॉन्च पर। बिल्कुल, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और नजर रखिएगा आईजीएल पर। नितिन नरका जी कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि अगर नहीं लिया है तो अभी भी खरीद सकते हैं, और
नितिन जी, आपकी राय देखिए क्या सटीक रही है? अब 1065 के आसपास ये स्टॉक पहुंचता हुआ, तो आईजीएल के स्टॉक पर आपको रखनी थी नजर और आपने रखी है नजर। और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपको रखनी चाहिए नजर, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट से दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संदीप वागले साहब, नितिन मुरारका जी, अमरीश बलिगा जी, किरण यादव जी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो बाजार की शुरुआत कुछ पॉजिटिव नोट पर जरूर हुई, लेकिन एक बार फिर 8,800 के ऊपर खुलने के बाद या फिर उन लेवल्स को छूने के बाद बाजार में हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन ज्यादा टूटा नहीं है मार्केट। 7 पॉइंट ही नीचे, सेंसेक्स भी 35 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स 24 अंकों की दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी है पॉजिटिव और यहां पर 40 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये BOB कुछ काउंटर्स है जहां से कुछ सहारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर बताइए किरण, क्या तेजी का ट्रेड लेंगे आप? 20,300 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है पिछले 5-6 दिनों की अगर आप कंसल्टेशन देखते हैं तो उसका। तो 20,300 के ऊपर कंसिस्टेंटली बने रहने के बाद ही मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की सजेशन होगी, यानी 20,250 का, और टारगेट के लिए हम 20,500 के लेवल देख सकते हैं। पर ये कॉल एक्टिव होगी, कंडीशनल है, जो कि 20,300 के ऊपर ही रहने के बाद। ओके, इसके अलावा देखिए आईजीएल में जो नितिन मुरारका जी ने 1065 का लेवल दिया था वो हासिल हो चुका है। बीएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अमरीश कह रहे थे कि देखिए ये स्टॉक उनको काफी अच्छा लगता है, डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। वागले साहब, ये शेयर आपको चार्ट्स पर कैसा नजर आ रहा है? एफएनओ में भी है ये वैसे। फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी काफी पहले हो चुका है। अभी एक थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेटिव मूव कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन अगर इमीडिएटली आज और कल की बात करो तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1570, 1575, तो एज ए ट्रेड मैं एक्साइटेड हूं। जब तक ये स्टॉक 1520 के ऊपर रहता है, 1518 का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का रिस्क ले और अपसाइड 40-45 रुपीज। और वैसे लॉन्ग टर्म तो ये 2,200 का टारगेट है, तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे। कितना समय लॉन्ग टर्म मतलब? 6 से 12 महीने। अच्छा, तो 6 से 12 महीने में यहां तक जा सकता है। नितिन, आपको भी पसंद है क्या, और इसमें किस तरह की पोजीशंस बनी है? कि ये करेक्शन के बाद सपोर्ट पे है और मुझे उम्मीद है कि इसी लेवल से ये बाउंस बैक आना चाहिए। इसमें करीब 1505-1506 का अच्छा सपोर्ट बना है। मैं समझ रहा हूं कि ये 1506 का स्टॉप लॉस रख के इस लेवल पे बाय करना चाहिए आपको। ट्रेडिंग टारगेट जो है वो लग रहा है कि 1580 तक के ऊपर मिल सकते हैं। अच्छा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर अगर आप नजर डाल सके वागले साहब, क्योंकि देखिए कल भी ये काउंटर थोड़ा सा एक्शन में था, आज फिर 66-65 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और इसमें थोड़ा सा निचले लेवल से रिकवरी जरूर आई है। शुरुआत इसकी कमजोर हुई थी और उसके बाद हमने देखा है चाल बेहतर हुई है। क्या कॉल रहेगा? हर्षदा, ये 67 के ऊपर टिकना जरूरी है, तब मैं बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरा व्यू बेरिश था इसमें। 67 के ऊपर टिक जाता है तो फिर 70-71 के टारगेट्स आ सकते हैं। अच्छा, जेएसपीएल पर भी राय दीजिए किरण, आप अपनी। ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? देखिए नंबर्स तो जबरदस्त आए, शेयर मजबूत भी है। जनरली एक्सपेक्टेशंस जेएसपीएल से कम अच्छी होती हैं, लेकिन नंबर तो इस बार सारी कंपनियों ने अच्छे दिए हैं, तो इनके भी अच्छे आए हैं। 4% मजबूत है, क्या और ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है। दिसंबर मिड से जो 66-65 लेवल से जो स्टॉक ने छलांग लगाई है वो बहुत अच्छी है, और पिछले 8 दिनों का जो कंसोलिडेशन है उसके बाद आज वापस एक बार मूव आई है। और अगर हम वॉल्यूम्स का कंपेयर करते हैं तो पहले 15 मिनट में ही हमने देखा है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है। पिछले 5-6 दिनों का एवरेज वॉल्यूम देते हैं तो 50% अब भी हुए है। तो मुझे लगता है दिन भर अगर वॉल्यूम्स ऐसे ही आते रहे तो ये स्टॉक इजीली 3 डिजिट फिगर में आज जाते हुए देखेंगे। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 100 रुपए की लेवल है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल है, क्योंकि इसका जो दिसंबर 2015 का हाई था वो भी करीबन 100 रुपए का ही था। तो यही रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है जिसका बहुत बड़ा टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी बाय किया जा सकता है। अभी बाय करने के लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला है, 90 का है।
₹3 का रिस्क है। ₹100 का पहला टारगेट रहेगा, पर इधर रिव्यू लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ₹100 के ऊपर जाता है तो एक बहुत बड़ी मूव आपको इस स्टॉक में देखने वो बहुत बड़ी वाला मूव वाला टारगेट भी बताइए सर, क्योंकि ₹100 तो ज्यादा दूर नहीं है और इस समय देखिए आपके बात करते करते 5.5% तो भाग गया ये शेयर। एक पहला टारगेट रहेगा 140 और दूसरा रहेगा करीबन 190। ओके, तो 140 पहले, फिर 190, लेकिन तेजी में फिलहाल ये काउंटर है JSPL। प्रॉफिट तो नहीं आया, लेकिन लॉस की जो स्थिति है वो काफी कम हुई है। 800 करोड़ से ज्यादा का लॉस था, इस बारी सिर्फ 400 करोड़ का लॉस आया और मार्जिन 23% से ज्यादा के हैं। तो ये फिलहाल है JSPL की तस्वीर। एक और स्टॉक जो हमने पहले भी चेक किया वो है अदानी एंटरप्राइजेस। भागले साहब, क्या आपको चार्ट्स पर भी इंडिकेशन मिल रहा है कि अब ये रफ्तार पकड़ेगा? हर्षदा, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट आवर्ली चार्ट्स में हम देख रहे हैं, हाफ एन आवरली चार्ट्स में। और मुझे लगता है ये जब तक 94 के ऊपर रहता है, करंटली 9460 है, 95 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा जो मुझे दिखता है होते हुए, और फिर 98 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 8000 का लॉट है और इसमें आप ₹1 का स्टॉप लॉस रखें, 9380, 9390, और ऊपर में 98, 9850 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 98 का टारगेट लिख लीजिए। देखिए वागले साहब जब टारगेट देते हैं तो फटाफट अचीव हो जाते हैं और अडानी एंटरप्राइजेज में भी देखिए वैसी चाल देखने को मिल रही है। JSPL अब 5-5.5% मजबूत हो चुका है। IGL जो नितिन मुरारका जी कह रहे थे, इस पर नजर रखिए। देखिए 1065 का उनका पहला टारगेट हासिल हो चुका है और उनका अगला टारगेट भी मैं आपको बता दूं 1075, 1080 का है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टॉप 5 अगर आप FNO के गेनर्स देखें हर्षदा, तो JSPL जिसकी बात हमने की, अडानी एंटरप्राइजेज जो बागले साहब ने कहा, IGL जो नितिन मुरारका जी ने कहा, जैन इरिगेशन जिसकी हम सुबह से बल्कि कल शाम से बात कर रहे हैं, और BEL जो अमरीश बलिगा जी ने कहा, यही हैं वो 5 स्टॉक्स जो सबसे अच्छा प्रदर्शन FNO में दिखा रहे हैं। तो ये फिलहाल बाजार की चाल, लेकिन हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते बैंक निफ्टी को आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है, 94 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो देखिए तेजी अब इन बैंक्स में आती हुई। एक्सिस लीड कर रहा है 1% की बढ़त, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, SBI, ये कुछ एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर्स हैं। तो बैंक निफ्टी में तेजी अब आती हुई और 8800 की तरफ फिर से निफ्टी ने अपनी चाल बढ़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नितिन, किरण, अम्बरीश और वागले साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO आशीष सुमाया हमारा साथ देंगे और उनसे समझेंगे कि अब यहां से कौन से बड़े ट्रिगर्स पर इनकी नजरें हैं, क्या अप्रोच है मार्केट पर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार देखिए बिल्कुल 8800 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है और ऐसा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है। बिल्कुल ठंडा कारोबार होता हुआ। बैंक निफ्टी के दम पर आज बाजार हरे निशान में। ITC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर रखने का काम आज कर रहे हैं, लेकिन बाजार की चाल आगे कैसे रह सकती है? मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO आशीष सुमाया साहब हमारे साथ मौजूद है। आशीष, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मन नहीं बना पा रहा है बाजार, यहां से आगे किस दिशा में जाएगा ये बताइए। जिस तरह से सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, आपका अपना व्यू क्या है? आई थिंक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके रिजल्ट्स जितना लोगों का डर था उतने खराब नहीं आए। कई सेक्टर्स में अगर आप देखें तो रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड है या कम से कम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन या इकोनॉमी में स्लो डाउन का इफेक्ट जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में भी आ सकता है। सो भले ही लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है, लेकिन ये विक्ट्री डिक्लेयर करने का भी टाइम नहीं है और एक क्वार्टर के रिजल्ट्स हमको देखने पड़ेंगे। और इमीडिएटली अगर आप देखें तो कोई इवेंट नहीं है, इसलिए वैसे एक तरफ से अनसर्टेनिटी है, मार्केट में थोड़ा सा डर है और बहुत टाइट रेंज में जैसा आपने बताया मार्केट का मूवमेंट है। सो आगे जाकर के कोई भी अगर इवेंट्स हैं या अगले क्वार्टर के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है उसी के, या अभी जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, किसी न किसी इवेंट या किसी न किसी न्यूज के बेसिस पे ही मार्केट का मूड चेंज हो सकता है, वरना तब तक एक इसी रेंज में रहने के ज्यादा अनुसार लगते हैं।
आशीष, साथ ही हमने एक चीज नोटिस की है पिछले कुछ दिनों में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से हल्की बिकवाली भी देखने को मिल रही है और खासकर मिड कैप्स तो पिछले 4 दिन से पिट ही रहे हैं। तो ये जो मुनाफा वसूली है, क्या ये रिजल्ट्स देखकर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है फंड्स की ओर से, या फिर चर्निंग है, कुछ और अगली आइडियाज पर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो गया है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? देखिए, फंड्स में जहां तक मेरा अनुमान है, जैसे हम इंडस्ट्री में भी आंकड़े समझते हैं, इनफ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो कोई किसी तरीके का स्लो डाउन नहीं है। फंड्स में अभी भी म्यूचुअल फंड्स में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में अभी भी जिस तरह की स्पीड या जिस मोमेंटम से पैसा आ रहा था वो तो बिल्कुल बरकरार है। लेकिन ये बात सही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जैसे इंडस्ट्री में अगर आप देखिए, बैलेंस्ड फंड्स हैं या डायनेमिक फंड्स है, ये भी अभी काफी बड़ी कैटेगरी है। 6 लाख करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कॉर्पस है, इसमें से करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया डायनेमिक फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, इस तरह के कॉर्पस में होता है। और इन सब फंड्स में हमने पिछले महीने 1.5 महीने में 7900 से 8700-8800 तक का मूवमेंट देखा है। तो जैसे मार्केट का वैल्यूएशन चेंज होता है, कई सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेट लॉन्ग टर्म मनी की बात करूं तो नेट फ्लो पॉजिटिव है और जितना इनफ्लो हमको मिल रहे हैं वो बिल्कुल बरकरार है। एक्चुअली उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा सर, अब जेनेट येलेन ने कल जिस तरह से अपना भाषण दिया टेस्टिमनी में, उन्होंने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं और रुकना चाहिए, यूएस में इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़नी चाहिए और बाजार संकेत ले रहा है कि मार्च में जो अगली बैठक है उसमें ब्याज दरें बढ़ेंगी। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्या ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है? आपने किस तरह से रीड किया इनके इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले जैसे मई 2013 से टेपरिंग की बात हो रही है और मेरा हमेशा से यही मानना है कि 2009-2010 से लेकर के जो फसाद की जड़ थी वो तो यही थी कि यूएस में रिसेशन चल रहा था और ये जितना भी QE 1, 2, 3 ये जितनी भी चीजें हमने सीखी है ये सारी यूएस को रिसेशन से निकालने के लिए थी। तो यूएस की इकोनॉमी अगर इम्प्रूव हो रही है और वहां पे अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की आकांक्षा है या डर है तो आगे जाकर के इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग अगर होगी तो ये स्ट्रांग यूएस इकोनॉमी का इंडिकेशन है। और इंटरेस्ट रेट 5, 6, 7 बार लगातार जब हाइक होता है तब इकोनॉमी कूल ऑफ होने का और मार्केट में करेक्शन का डर रहता है। लेकिन ये जो अर्ली स्टेजेस हैं, जैसे ये शुरुआती दौर है इंटरेस्ट रेट हाइक का, और इंटरेस्ट रेट हाइक के शुरुआती दौर में मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि तेजी में रहेगा। और अगर यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ है और यूएस इक्विटी में तेजी है तो ग्लोबल इक्विटी और ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी ये तेजी का माहौल बताती है। डेफिनेटली बॉन्ड्स के लिए, करेंसी स्टेबिलिटी के लिए, इन चीजों के लिए इसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन इक्विटी में मैं इसको पेसिमिस्टिकली रीड नहीं करता हूं। आशीष जी, मुझे पता है आप स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली बात नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक ब्रॉडर सवाल पूछना चाहूंगी। कंपनियां जिनका इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा बिजनेस है, चाहे वो आईटी लीजिए, फार्मा लीजिए, आज का ही सबसे बड़ा झटका टाटा मोटर्स लीजिए, जेएलआर का प्रदर्शन दबाव में है, तो यहां पर हमने देखा एक मेजर हिट आया है और कंसर्न उधर से ही उभर कर आ रहा है, वो ड्राइविंग फैक्टर था। इस तरह के प्लेज में अब क्या आपको लग रहा है पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरी पर ज्यादा भरोसा किया जाए तो रिटर्न्स बनेंगे? देखिए, अगर मैं हमारे पोर्टफोलियोज को बैकग्राउंड में रख के आपके सवाल का जवाब देता हूं तो 1-2 चीजें जरूर मैं बता सकता हूं कि जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में पिछले इतने सालों की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें जो भी मैंने आईटी का एलोकेशन देखा है उसके मुकाबले में आज के तारीख में हमारे पोर्टफोलियोज में आईटी का एलोकेशन लोएस्ट पॉइंट पे है। और ये एक ट्रम्प साहब के इलेक्शन को लेकर के केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, हम नॉर्मली हाई अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनियों के ऊपर अपना एलोकेशन फोकस करते हैं। और आईटी कंपनीज में ये पिछले 3 महीने 4 महीने की बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से ग्रोथ के कंसर्न्स आ रहे हैं। सो ओवरऑल आईटी का हमारा जो एलोकेशन है ये लॉन्ग पीरियड एवरेज के कंपैरिजन में लोअर ही है अभी। दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि इंटरनेशनल सेक्टर से या एक्सपोर्ट से या जिन कंपनियों का इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान है उन कंपनियों में भी जैसे हमारे पोर्टफोलियो ज्यादातर डोमेस्टिकली ओरिएंटेड है तो उन कंपनीज में भी हमारा एक्सपोजर करीब करीब नहीं के बराबर है। इन सारों में एक्सेप्शन केवल एक ही है कि हमारे पास फार्मा सेक्टर में काफी
एक्सपोजर हम अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि हम ये अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया है, इनका बिजनेस डायनेमिक्स काफी चेंज हो रहे हैं। लेकिन फार्मा सेक्टर को हम एक सेक्युलर सेक्टर समझते हैं। तो फार्मा, आपने जो भी सेक्टर्स बताए उसमें फार्मा इज एक्सेप्शन, बाकी सब में हमारा एक्सपोजर नहीं के बराबर है। ओके, तो आईटी पर एक्सपोजर घटा हुआ है। शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करते हैं दिग्गज इन्फोसिस की। यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर इन्फोसिस बोर्ड की सफाई से इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ और एचआर हेड मोहनदास पाई सहमत नहीं है। जहां उनके मुताबिक राजीव बंसल के मुआवजे को लेकर मैनेजमेंट अब भी कुछ छुपा रहा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता ने कल निधि राय ने। आइए सुनते हैं क्या बातचीत निकल कर आई। जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो डिफेंसिव है, क्योंकि डेटा उनके तरफ नहीं है। डेटा तो दूसरी है, डेटा तो सच है। हम तो बात कर सकते हैं ये हुआ, ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया, लेकिन डेटा जो बोल रहा है वो दूसरा बोल रहा है। सो डेटा देकर उनको देखना पड़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए जैसे आप सीएफओ रह चुके हैं, अगर आप अभी होते, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इन कंपनियों के? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक ऑडिट कमेटी को सीएफओ के साथ बात करना है। अगर सीएफओ का सैलरी है, वो की मैनेजमेंट पर्सन है, नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी को बात करना है। अगर सीएफओ को कुछ रिजाइन करना है तो सीएफओ को ऑडिट कमेटी से बात करना है और ऑडिट कमेटी चेयर को उनको पूछना है कि कोई तकलीफ है, क्या हो गया, बात करना है। ये तो नॉर्म है, ये सभी नॉर्म फॉलो करना है। ये नॉर्म है, सब लोग बोलते हैं कि चेकलिस्ट करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, फॉलो करना है। अगर कोई सीएफओ टफ है और उनको निकालना चाहते हैं मैनेजमेंट, जैसे एक सीईओ ने कहा केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री माने क्या है, वो सुन नहीं था, केमिस्ट्री अच्छा नहीं था। केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री पूछना था कि क्या केमिस्ट्री, बिकॉज वो सुनता नहीं था, वो बोल रहा था कि ऐसा करना ये तो गलत है। अगर सीएफओ कहता है कि गलत है, सीईओ को उसको सुनना है, बोर्ड को सुनना है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एंटिटी का मालिक है। ऐसा नहीं कि तुम ठीक नहीं करो, बाहर जाओ, हमको 20 करोड़ देंगे, आप जाओ, वो गलत है ना, नहीं करना है ना। तो लोगों को एक्सेप्ट करना है कि सबके ओपिनियन है, रेस्पेक्ट देना है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये डिबेट करना है। अभी तो जो कुछ हुआ आज बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो अब भी जो रुख है वो कायम है कि जो सीएफओ को बड़ा पैकेज दिया गया वो सही नहीं दिया गया, और जो एक्विजिशन किया है वो दरअसल पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल इन्फोसिस की बात हुई। बाजार एक बार फिर 8800 के आसपास सहम रहा है, 8792 पर एकदम फ्लैट हो चुका है। तो इस पर नजरें बनी रहेंगी, लेकिन आगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी फोकस रहेगा। तो ब्रेक के बाद हम आपके लेकर आएंगे प्रियंका संभव के साथ कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।